विशाल भाई, हम आगे दूसरा एक सवाल पूछेंगे आपसे जी। कि बहुत बार ऐसा सुना है कि थिएटर ग्रुप में अक्सर इंटरनल पॉलिटिक्स और ईगो क्लैशेस की बातें होती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने कभी अपने ग्रुप को टूटने से बचाया हो? मैं रोज करता हूँ ये। आप यहाँ आए उसके 1 घंटे पहले भी मैंने ये किया। तो क्योंकि जब इतने सारे लोग, जैसे मैंने आगे भी एक सवाल के जवाब में ये बताया था कि डायरेक्ट करना, नाटक डायरेक्ट करना और एक थिएटर कंपनी चलाना में, क्योंकि पता है एक जब नॉर्मल कंपनी होती है ना, उसके अंदर के जो लोग होते हैं वो काफी 9 to 6 जॉब वाले स्ट्रक्चर में रहते हुए लोग होते हैं। उनका बहुत क्लियर होता है कि मैं सुबह आऊंगा, पंच इन करूंगा, काम करूंगा, पंच आउट करूंगा, खत्म। वैसी कंपनीज में भी ईगो क्लैशेस होते हैं। तो आप सोचिए एक थिएटर कंपनी जहां पे सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो छोड़कर यहाँ पे अपना कुछ करने का सोचा है, जो लोग मिलके साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी अलग अलग क्रिएटिव एनर्जी है, सबने जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ के वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोग जब मिलके काम करते हैं तब कितने क्लैशेस होते हैं। और ये पूरा जिम्मा मेरे पे आता है इन लोग को साथ में रख के काम करवाना। तो चलता ही रहता है, इट्स अ डेली थिंग ऑनेस्टली। पर इसलिए जैसे मैंने आगे के सवाल के जवाब में बोला था कि मेरे लिए ये ज्यादा डिफिकल्ट है इन लोगों को साथ में रखना। अगर मुझे एक नाटक डायरेक्ट करना होगा तो मुझे 1 महीने के लिए उनके साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ मुझे रोज करना पड़ता है ये चीज। तो क्या बॉलीवुड या ओटीटी ने थिएटर के असली टैलेंट को सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनाकर रख दिया है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बैकअप ऑप्शन तो नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो कंट्रोल थिएटर में मिलता है वो आपको बॉलीवुड में बहुत काम लगता है एज एन एक्टर। जो आप थिएटर से सीखे होते हो अबाउट कंट्रोलिंग द होल मूवमेंट, यही चीज जब आप बॉलीवुड में या फिल्म्स में जाते हो तो ये आपको बहुत काम लगता है। इट्स नॉट अ बैकअप ऑप्शन बट इट्स ऑल्सो नॉट द ओनली ऑप्शन। लोग ये भी मानते हैं कि क्योंकि मैंने थिएटर किया है तो मैं बॉलीवुड में जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट ग्रामर ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है दोनों बहुत जरूरी है, पर बैकअप भी नहीं है, एट द सेम टाइम मेन भी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो विशाल भाई, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टचवुड कभी ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन कोई ऐसा किस्सा बताइए जब शो शुरू होने वाला था और कोई बड़ी मुसीबत आ गई, जैसे मैं एक्टर का ना आना या सेट पे कोई नुकसान, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कैसे हुआ? मैं अभी जैसे आगे बताने जा रहा था, वही चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा डिटेल में। तो थोड़ा तो एक एक तो शो था जो यहीं पे हो रहा था, और प्रयोगशाला ब्लैक बॉक्स थिएटर है तो बहुत छोटी ऑडिटोरियम नहीं है कि जहाँ पे 15 दरवाजे अंदर आने के लिए। एक ही दरवाजा है जहां से ऑडियंस आती है, वही दरवाजा है जहां से एक्टर्स आते हैं। एक बार ऑडियंस आ गई, बैठ गई, जब शो शुरू होता है तब वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हुआ ये कि हमारा एक एक्टर था, उसको थोड़ा मेथड एक्टिंग करने की इच्छा हुई, जो भिखारी का रोल प्ले कर रहा था। तो वो शो शुरू होने से पहले बाहर रोड पे भिखारी बन के घूम रहा था ऑडियंस के बीच में, ताकि ही वांटेड टू सरप्राइज द ऑडियंस के जब वो स्टेज पे आएगा तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, वही भिखारी है जो अभी बाहर रोड पे मिला था। उस चक्कर में हुआ ये कि किसी ने ड्यूरिंग द शो ये दरवाजा लॉक कर दिया था। और ये बहुत साउंड प्रूफ जगह है जहाँ पे बहुत मिनिमल आवाज, रात को जब शो चल रहा होता है तब अगर कोई इतना भी आवाज करेगा तो भी वो समझ में आ जाएगा कि कोई कुछ बोला। उस दौरान में वो भाई इधर दरवाजा खटका नहीं सकते, अंदर आ नहीं सकते। यहाँ पे नाटक चल रहा है जिसमें उसकी एंट्री आ गई है, वो दौड़ भाग रहा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कि कैसे करके वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे कि जिससे उसकी एंट्री है उस मोमेंट पे वो अंदर आ जाए। तो बहुत ही सिनेमैटिक था ये पूरा सिचुएशन कि जहाँ पे 100 लोग बैठ के एक नाटक देख रहे हैं। एंट्री है, एक्टर्स को जो स्टेज पे उनको पता नहीं है कि वो भाई है नहीं यहाँ पे बैकग्राउंड में। और ये करते करते वो बगल वाले बिल्डिंग में गया, बगल वाले बिल्डिंग की छत से कूद के हमारी छत पे आया, हमारी छत से कूद के यहाँ पे जो एक कोने में सीढ़ी है जहां पे पर्दा लगा होता है वहां से होके उसने एंट्री किया। और ये सब कुछ चल रहा है, पर ये सिर्फ हमें ग्राउंड फ्लोर पे पता है, जो जो ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे। स्टेज पे किसी एक्टर को नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता है। पर ये शो के बाद जब हमने सबको बताया तो सबने बहुत इस चीज को मजे से पूरा इसको सेलिब्रेट किया कि मैनेज हो गया। बट ये एक किस्सा मैं बता सकता हूँ। धन धन नहीं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी था सच में। कोई भी रहता तो चौंक जाता। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीनों की मेहनत के बाद शो फ्लॉप हो गया हो और ऑडियंस ही नहीं आई? उस वक्त एक लीडर के तौर पर आप खुद को कैसे संभालते हैं? ऐसा काफी प्लेस में होता है, काफी शोज में होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हम जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में नाटक से ज्यादा उसका पैकेजिंग मैटर करता है कि आप उसको प्रमोट कैसे करते हो, उसे मार्केट कैसे करते हो। तो काफी टाइम ये हुआ है कि बहुत ही अच्छा नाटक हो, पर क्योंकि उसका पैकेजिंग सही नहीं हुआ है, क्योंकि उसे प्रमोट अच्छे से नहीं किया गया है,
उसकी वजह से ऑडियंस आती नहीं है शो के दिन। तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं सब लोग, जो मतलब सी एक चीज जो मैंने मेरी टीम को और मैं भी जिस चीज में मानता हूँ, हमें ऑडियंस से कितनी ऑडियंस से उससे इतना हम कोशिश करते, फर्क पड़ता ही है, हम भी इंसान है, पर हम कोशिश करते हैं कि उस चीज में ना पड़े। हम 5 लोग होते तो भी उतनी शिद्दत से परफॉर्म करते हैं, 50 होते तो भी इतनी शिद्दत से परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा इमोशनली ऐसा लगता है, बट वी ट्राई टू कवर इट अप बाय चीयरिंग आवरसेल्फ अप, कि एटलीस्ट शो अच्छा रहा, हमने पूरा एफर्ट डाला। तो ऐसा करके मैं अपनी टीम को भी थोड़ा पुश कर देता हूँ और मैं भी अपने आप को पुश कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात, खुद को हिम्मत देना सबसे बड़ी बात है जी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि थिएटर में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या खोई है? मुझे लगता है मैंने अपनी मासूमियत खो दी यहाँ तक पहुंचने में। ऐसा अभी बस सोचने पे आता है कि पहले जो मैं मस्त मौला, जिसे कुछ पता नहीं है, जिसे कोई फिक्र नहीं है, क्या करना है जिंदगी में, कैसे करना है जिंदगी में, क्यों करना है जिंदगी में, ये सारी चीजों को मैं बहुत सोचता नहीं था। पर जब से मैंने ये एक्टिंग, थिएटर, ये सारी चीजें करना शुरू किया, तो आई एम ग्लैड अबाउट इट। आई एम हैप्पी अबाउट फाइंडिंग दिस पर्सन विद इन मी। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील एट टाइम्स के वो जिंदगी भी बहुत अलग जिंदगी थी, जहां पे मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मुझे कल काम पे जाना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, हमारे थिएटर कंपनी को एक नए नाटक की जरूरत है, हमारे थिएटर कंपनी में फलाना बंदा है, उसे काम की जरूरत है, उसे सैलरी कहाँ से देंगे, उसका घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। ये सारे प्रेशर के बिना जो पहले जिंदगी थी, वो जो मासूमियत थी कि जहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था ये सारी चीजें, सिर्फ वो जिंदगी कभी कभी मुझे लगता है मैंने वो इस पूरे चक्कर में उसे खो दिया। इजल भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल इतना बिजी लाइफ है कि हम कितना भी प्रिपेयर कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो स्टेज पर लाइव एक्टिंग करते वक्त अगर कोई एक्टर अपनी लाइन भूल जाए, तो आप लोग बिना ऑडियंस को पता चले एक दूसरे को कैसे सिग्नल देते हैं? मुझे लगता है क्योंकि इतने वक्त से हम साथ में रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो एक उसी तरह जैसा एक हस्बैंड और वाइफ घर में एक साथ रहते हैं शादी के बाद, और 3-4 महीने में तो उनके बीच में वो हो जाता है कि पता है कि ससुर के सामने अगर कुछ बात हो गई तो उसे कैसे कवर करना है। तो वो जो ट्यूनिंग होता है ना, वही ट्यूनिंग एक्टर्स भी रिहर्सल के दौरान में बन जाता है उनके बीच में। तो आई कांटेक्ट से काफी टाइम, जब बड़ा स्टेज, छोटी स्पेस में आप बोल भी नहीं सकते, तो आई कांटेक्ट से हो जाता है। बड़ी स्पेस होती है जहाँ पे एक प्रोसीनियम स्टेज है, ठाकुर भाई हॉल है, टागोर हॉल है, ऐसी जगह है, वहां पे स्टेज पे अगर मैं कुछ रुक बोल लूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बोल लिया, मेरा लिप नहीं हिलेगा पर मैंने बोल लिया होगा। तो सामने वाले को सुनाई देगा पर वो माइक तक नहीं पहुंचेगा, तो बाहर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। तो वैसे भी करने किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। और आज तक के आपके करियर में थिएटर में सबसे डार्क या स्कैरी एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? गोस्ट स्टोरी या कोई ऐसा एक्सीडेंट समथिंग? नहीं, ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्कैरी। एक बहुत पहले मुझे याद है 2016 या 15 में कोई तो शो था हमारा, और रनिंग शो में लाइट गिरा था मेरे बगल में, और धड़ाम से हेवी लाइट, 1000 किलोवाट का लाइट होता है, मतलब 1000 वॉट लाइट का 1000 वॉट वेट, मुझे पता नहीं उसका कितना होता है, बट इट्स हेवी आयरन बॉडी और कांच का होता है। वो धड़ाम से गिरा था बगल में और फूट गया था। और इट वॉज ड्यूरिंग अ शो, मतलब शो चल रहा था, मैं परफॉर्म कर रहा था, मैं कुछ डायलॉग बोल रहा था, उस दौरान में ऐसा धड़ाम से गिरा था ऊपर से। पर वो क्योंकि नेचुरली वो इंस्टिंक्ट होता है, रिएक्ट किया था और फिर वापस शो कंटिन्यू किया था, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा था। पर वो अभी याद आ रहा है जस्ट ऐसे ऊपर से। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो क्या कोई ऐसा रोल या प्ले है जिसे करने से आप डरते हैं, या जो आपके लिए एक ड्रीम है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं, ऑनेस्टली ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिसे करने से मैं डरता हूँ। हाँ, एक चीज में मतलब मुझे थोड़ा फियर है, ऐसे नहीं कहेंगे कि डरता हूँ, पर मुझे मोनोलॉग करने से थोड़ा डर लगता है कि मुझे अगर 1 घंटा स्टेज पे अकेले परफॉर्म करना है, जहाँ पे मेरे पास कोई को एक्टर नहीं है, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ मैं ही हूँ, और मुझे ऑडियंस को एंगेज करके रखना है 1-1.5 घंटे के लिए। मैंने किया है मोनोलॉग, आई थिंक 15-20 मिनट के मोनोलॉग्स किए हैं मैंने, और 1-1.5 घंटा जहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, उससे मुझे थोड़ा फियर है। हाँ, मतलब वो एक चीज है। क्या आप हमारे दर्शक मित्रों को
ऐसी कुछ निशानी बता सकते हैं जिससे कोई भी पहचान सके कि सामने वाला एक्टर फेक कर रहा है या फील कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है हम इंसान के तौर पे पूरे डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि जब आप मुझे देखते हैं और आप मुझे सुनते हैं तब आपको महसूस हो जाता है कि ये फेक कर रहा है या ये महसूस कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। मतलब अगर सामने वाला फेक कर रहा होगा तो आपका डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है कि आपको पता चल जाता है। जैसे आम जिंदगी में कोई अगर एक बाप को बेटा जब जाके झूठ बोलता है तो उसको कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो डिजाइन है, उसको पता चल जाता है, उसकी आंख में दिख जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ही डजंट वांट दिस, ये मेरे से बुलवाना चाहता है इसलिए कर रहा है। उसी तरीके से जब आप स्टेज पे एक्टर्स को देखते हो, अगर आप उन्हें आप भी फील करने की कोशिश करोगे उनको, ये बहुत खाने की तरह है ना एक्टिंग के। माँ ने अच्छा खाना बनाया, रोटी पकाई, आपको खिलाई, आपने खाई, खा के आपके मन से जब बाहर निकला, तो ये जो एक्सचेंज है, जब माँ ने बहुत प्यार से बनाया होगा तो ही वो फीलिंग आएगी। वही चीज एक एक्टर और ऑडियंस के बीच में होती है। पर अगर माँ ने गुस्से में बनाया होगा, बेटा खाएगा, तो उसको भी अंदर से वहां नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी मुंह चढ़ा हुआ है, इसका भी मुंह चढ़ा हुआ है। तो इट्स एन एक्सचेंज। वही चीज ऑडियंस के साथ भी होती है। और हमारा आखिरी सवाल आपसे है जी। कि अगर कोई आज जीरो से अपना थिएटर ग्रुप शुरू करना चाहे तो वो पहली गलती क्या है जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर कोई थिएटर कंपनी शुरू करने जा रहा है, मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो उसे नहीं करनी चाहिए वो ये है कि भागना नहीं चाहिए, सीधा कूद नहीं जाना चाहिए। एक गलती जो मैंने की थी, जो मेरी सबसे पहली और आखिरी गलती थी, वो थी कि मैंने शुरू ही नाटक का शो ऑर्गेनाइज करके किया था। मतलब आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ब्रिंगिंग अ प्रोडक्शन। एक बहुत ही फेमस हरिशंकर परसाई का नाटक था। तो मुझे लगा मैं क्यों ना थिएटर कंपनी के तौर पे एक अच्छा नाटक, मेरे पास अभी नाटक नहीं है, मैं तो शुरू कर रहा हूँ, तो क्यों ना मेरी ऑडियंस बनाने के लिए मैं बाहर से कोई अच्छा नाटक इधर लाऊं और उसका शो करूं। तो वो मेरी गलती थी, मैंने मेरा जितना भी सेविंग था सब उसमें डाल दिया था। तो आई स्टार्टेड इन अ रॉन्ग फुट। उसके बाद मैंने कभी भी ये रिस्क नहीं लिया है। पर that's something that a theater company or somebody who wants to start a theater company should avoid. And at the same time I also say कि यार अगर आप थिएटर कंपनी बनाना चाहते हो तो आप क्रिएटिव इंसान, वैसे मैं मान लेता हूँ, आप कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग करना चाहते हो जो बाकी एक्टर्स कर रहे हैं या बाकी थिएटर वाले कर रहे हैं उनसे, तो मैं ये मानता हूँ कि आप करो गलतियां, आप करोगे तो ही सीखोगे। आप इंसान ही वैसे हो ऑलरेडी कि जो गलतियां किए बिना नहीं समझने वाले। मैं कितना भी बोलूंगा तो भी आप करके देखने वाले हो, तो मैं कहूंगा करके देखो, ट्राई एवरीथिंग, एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो विशाल भाई, मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जितना कुछ कहा उससे काफी लोग मोटिवेट होंगे और काफी लोगों ने सीखा भी होगा जी आपके जीवन सफर से, आपके नाटक से, आपके इंसिडेंट से। जी। अब मैं चाहूंगा कि जाते जाते हम, आप जो हैं सो आने वाले भविष्य को, युवा पीढ़ियों को आप अपनी ओर से कुछ कहें। मैं आगे वाली, आने वाली और आगे आने वाली युवा पीढ़ी से, मैं अपने आप को भी युवा मानता हूं, तो मैं फिर भी जो आने वाली पीढ़ी है उनसे ये कहूंगा कि जितना हो सके उतना ये जो दुनिया आपको दे रही है या आपको बता रही है, उससे हटकर आपको क्या चाहिए उसके ऊपर गौर कीजिएगा। इंसान के तौर पे सबसे बेहतरीन चीज जो आप जी सकते हैं वो है कोई भी चीज को महसूस करना, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करना। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में जिस दिशा में हम जा रहे हैं या जहाँ पे हम ऑलरेडी है, तो शायद एक्सट्रीम हो जाएगा। उस वर्ल्ड में जब आप एंटर होते हैं तब कोशिश करना कि चीजों को महसूस, जहां पे आपको महसूस होता है वो चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा करें, ना कि वो चीजें जो आपको फोन में दे दी जाती है या जो फोन में आपको एक्सपीरियंस करा दी जाती है, शॉर्टकट जिसे हम कहेंगे, उन चीजों से दूर हटकर। मैं सिर्फ थिएटर की बात नहीं कर रहा, सर्कस भी आप जा सकते हैं, आप रोड पे किसी को बैठ के देख सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं। एक चाय वाला जब चाय बना रहा होता है उसे भी आप निहारोगे तो आपको उतना ही मजा आएगा जितना आपको रील में आता है। बस वो रील में आपको उस तरीके से डिजाइन करके दे दिया जाता है जहां पे आपको महसूस नहीं होता है, फिर भी मजा आता है। तो महसूस करने पे अगर ज्यादा जाएंगे तो हम एज इंसान, एज 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 ह्यूमंस विल इवॉल्व, हम ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और वो आप ही के ऊपर है, अगली पीढ़ी क्या करती है उसके ऊपर। तो जी, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और आपको एडवाइस करता हूँ। विशाल भाई, दर्शक मित्रों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। बिल्कुल। और आप अगर ज्ञान का चौराहा के विषय में भी अगर आप कुछ कहना चाहें।
मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये आइडिया। ये चौराया जो जगह है वो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबको बैठना चाहिए, सबको ज्ञान बांटना चाहिए और समेटना चाहिए, दोनों चीज करनी चाहिए। तो ये करने के लिए आपको जितने भी वीडियोस इस चैनल पे आ रहे हैं वहाँ पे आना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग, उनको जितना भी ज्ञान है वो आपसे बांटेंगे। तो फ्री का ज्ञान है, मतलब जितना समेट सकते हो उतना समेट लीजिए, आते रहिए चौराहे पे और कुछ ना कुछ पाते रहिए यहाँ पे।